हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज 21 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 54 जिलाधिकारियों के साथ यानी 54 जनपदों के डीएम के साथ एक वर्चुअल बैठक की है और उसमें उन्होंने बोला है कि मेरा गाँव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाए और ये डीएम द्वारा चलाया जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा चलाया जाएगा। और इसमें ये भी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से गाँव को कोरोना से मुक्त रखा जाए, उन जिलों की पहचान की जाए, उन गाँवों की पहचान की जाए जहाँ पर अभी कोरोना के एक भी केसेस नहीं हैं और उन गाँवों को दूसरे गाँवों के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए जहाँ पर कोरोना के केस निकल रहे हैं, यानी वो गाँव उदाहरण बनेंगे जिनके यहाँ एक भी केसेस नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी डीएम को दी गई है और इस वर्चुअल संवाद में उन्होंने लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद और बरेली समेत 10 राज्यों के 54 डीएमओ से बात करी है। और इसमें जोर देकर ये कहा गया है कि यदि सही तरीके से लोगों तक बात पहुंचाई जाए, उनको समझाया जाए, तो इस महामारी पर गाँवों में जो ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है उसको रोका जा सकता है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बात जोर देकर कही है कि वैज्ञानिक ये मान रहे हैं, डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि युवाओं और बच्चों को भी इस संक्रमण ने घेर लिया है, जो कि एक चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने बच्चों और युवाओं के संक्रमण के आंकड़े अलग से एकत्र करने का सुझाव दिया है। टीकाकरण अभियान में प्रदेश से मिले सुझावों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब राज्यों को आने वाले 15 दिनों की अग्रिम योजना स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल जाएगी और टीकाकरण को लेकर जो बचाव या कोई भी कार्य, सभी कार्यों की भागीदारी में केंद्र पूरी तरीके से राज्यों को सहयोग देगा, राज्य जनपदों को सहयोग देंगे और जनपद के डीएम उस पर पूरी तरीके से अपना कार्य करेंगे। ये सब बातें इस मीटिंग में करी गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे राज्य। देखिए, इस कोरोना की दूसरी लहर में एक नई बीमारी आई है जिसको ब्लैक फंगस बोला जा रहा है। इस ब्लैक फंगस को लेकर इस चैनल पर एक वीडियो बनाया जा चुका है और आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और उसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से ब्लैक फंगस लोगों की आंखों तक को प्रभावित कर देता है। आंखें निकालनी पड़ती है, जबड़े गल जाते हैं, नाक की हड्डी गल जाती है और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ब्लैक फंगस इस तरीके से पैर पसार रहा है और इसमें जो ब्लैक फंगस बीमारी है वो इस कोरोना काल यानी कि दूसरे लहर में ही सामने आई है। म्यूकोरमाइकोसिस इसका नाम है और संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे राज्यों को महामारी घोषित करने के लिए बोला है। राजस्थान के साथ ही हरियाणा इसे पहले ही महामारी घोषित कर चुका है और अभी एक हफ्ता पहले तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब ने भी इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। अब जब ये पूरी तरीके से फैल रहा है तो जो महामारी रोग अधिनियम है 1897 यानी कि 1897 उसके तहत इसे महामारी घोषित करने की बात हो रही है और ब्लैक फंगस संक्रमण की जांच करनी होगी, इसकी जानकारी भी राज्यों को देनी होगी। ब्लैक फंगस संक्रमण की जांच में एकरूपता आएगी और शुरू में ही इसका पता चलने के कारण पूरी तरीके से इसका इलाज भी संभव हो पाएगा। सभी राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ब्लैक फंगस संक्रमण को महामारी घोषित करने की जरूरत बताते हुए कहा है कि इसमें इलाज की एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई विशेषज्ञ, यानी जब ये किसी व्यक्ति को हो जाता है ब्लैक फंगस तो उसमें सिर्फ एक डॉक्टर का रोल नहीं रह जाता है, उसमें एक आँख, कान, गला विशेषज्ञ होता है, आँख के सर्जन होते हैं, दांत व चेहरे के सर्जन होते हैं, सामान्य सर्जन भी उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको लेकर राज्यों को अब चेतना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना संक्रमित 10 मीटर तक फैला सकता है संक्रमण। देखिए, ये एक शोध के तहत आया है और जो देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी है कि हवा में संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है। सरकार की तरफ से भी आगाह किया गया है और हवा में 10 मीटर तक यह फैल सकता है। इसके बचाव के लिए शारीरिक दूरी
मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ साथ ही सही वेंटिलेशन पर भी जोर दिया गया। यानी कि घरों में अगर सही वेंटिलेशन है या ऑफिस में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी आप जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर सही वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एडवाइजरी में ये जो अहम बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि 2 गज की दूरी ही नहीं इसमें ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट यानी कि मुंह से निकलने वाले सूक्ष्म द्रव्य कण 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट के फटने यानी कि उसके फटने के बाद ये 10 मीटर तक जा सकते हैं। इसी कारण वेंटिलेशन पर जोर दिया गया है, खासकर ऑफिसों, शॉपिंग सेंटर, दुकान आदि में। यहाँ जहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है। एडवाइजरी में यही बताया गया है कि वेंटिलेशन को बेहतर बनाया जाए। डायबिटीज का मरीज बना देता है कोरोना, ये एक बात जो सामने आ रही है इस न्यूज़ में, वो देख लेते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ गले और फेफड़ों को ही संक्रमित नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ मामलों में यह पैंक्रियाज तक पहुंच रहा है। पैंक्रियाज प्रभावित होने से कोरोना संक्रमित के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और वह डायबिटीज का मरीज बन जाता है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक कुछ मामलों में कोरोना वायरस के पैंक्रियाज तक पहुंचने के सबूत मिले हैं। इससे ऐसा व्यक्ति भी डायबिटीज मरीज बन गया जिसे कोरोना संक्रमण से पहले इसकी कोई शिकायत नहीं थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। कोरोना के मामले घटे भी नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मामले घट रहे हैं। टेस्टिंग का अभाव है। अगर टेस्टिंग सही तरीके से करी जाए तो कोरोना के केसेस भारत में ही नहीं विश्व में भी बहुत ज़्यादा आंकड़े इसके आ सकते हैं। हर 2 दिन में ये न्यूज़ आती है कि मामले घट रहे हैं, नियंत्रण में हैं। अभी फिलहाल में भारत में ये जताया जा रहा है कि मामले बिल्कुल नियंत्रित में हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा उतना ही है। लोग आज भी 4000 प्रतिदिन मर रहे हैं और केसेस बता रहे हैं कि 2000 से कम आ रहे हैं। शायद टेस्टिंग पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है आंकड़े कम होने का। लेकिन अब आज न्यूज़ आ रही है कि आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर नए मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया भर में बीते 24 घंटे में 6.5 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित आए हैं। इस दौरान 13,800 से ज़्यादा पीड़ितों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से दैनिक केस 6 लाख से कम मिल रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार गुरुवार सुबह कोरोना पीड़ितों का वैश्विक आंकड़ा 16 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा हो गया, जबकि मरने वालों की संख्या 34,12,920 हो गई है। दुनिया में कोरोना महामारी से अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में वैसे लोगों का कहीं आंकड़ा नहीं है जिनकी मृत्यु घर पर ही हो जा रही है, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन्हें जानकारी के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ये सब ऐसे आंकड़े हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के पास आए ही नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों के डाटा इनके पास नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से अब ये बोला जाता है कि संक्रमण की दर कम हो रही है। और बोझ ढोने को तैयार नहीं पुराना संसद भवन। सेंट्रल विस्टा की बात हो रही है। नए संसद भवन निर्माण को लेकर देश की राजनीति गर्म है, लेकिन शायद उन्हें एहसास नहीं है कि भव्य दिखने वाला संसद भवन अपनी आयु से 25 से 30 वर्ष ज़्यादा जी चुका है। देखिए, जब भुज यानी कि गुजरात में 2001 में भूकंप आया था तो संसद को लेकर भी एक समिति बनी थी कि क्या ये बिल्डिंग भूकंप को झेलने की क्षमता रखता है। तो उस पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ बताया गया था कि इसकी क्षमता अब भूकंप को सहने लायक नहीं है। 2012 में भी CPWD के चीफ इंजीनियर ने बता दिया था कि अब सेस्मिक जोन 4 में आ चुका है। दिल्ली में भूकंप अगर आता है तो संसद भवन सुरक्षित नहीं रहेगा। 2012 में ही तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद भवन बनाने का प्रस्ताव दिया था। उनके पत्र में भी भवन के पुराने और असुरक्षित होने की बात कही गई थी। साथ ही भविष्य में सांसदों की बढ़ती संख्या को लेकर मद्देनजर पर्याप्त जगह की जरूरत भी बताई गई थी। और 20 जुलाई 2012 को CPWD के चीफ इंजीनियर ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए स्पष्ट कहा था कि 2001 के बाद जो भुज भूकंप आया था उसके बाद अब नए भवन की जरूरत है। लोड बियरिंग मैसोनरी स्ट्रक्चर में बने भवन सामान्यतः 60 से 65 साल के लिए होते हैं। दरअसल उस समय की ज़रूरतों के मुताबिक बने संसद भवन में लिटेंट का उपयोग नहीं है।
और फ्लोर हो या छतें उसे स्टील से बांधा नहीं गया है। LAC पर तनाव रहते चीन के साथ सहयोग नहीं, ये बोला है एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं भारत के। वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ इलाकों में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों की खबरें फिर से आने लगी हैं। तो उस पर एस जयशंकर ने क्लियर किया है कि जब तक सेना की वापसी पीछे उनके क्षेत्रों में नहीं होगी तब तक कोई भी बातचीत चीन से संभव नहीं है। चीन हमेशा अपनी बातों से मुकरता रहा है। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद किसी भी प्रधानमंत्री को चीन की यात्रा करने में 26 साल लग गए थे। मतलब 1988 में राजीव गांधी जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो चीन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने अमन शांति के लिए एक समझौते के तहत ये वार्ता की थी कि LAC पर किस तरीके से शांति कायम रहेगी इस समय भी और भविष्य में भी। दोनों ही देश अपनी संप्रभुता, अपनी क्षेत्र और क्षेत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएगा और एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। सहयोग नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जयशंकर ने कहा कि आगे किस दिशा में ये अब बातें जाएंगी वो आगे आने वाले समय पर निर्भर करता है। भारत हमेशा ही इस पक्ष में रहा है कि शांति बनी रहे, लेकिन चीन उसमें बार बार दखल दे रहा है। यानी कि जो 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो एक समझौता आप कह सकते हैं किया था, एक मीटिंग करी थी जिसमें ये कहा था कि दोनों ही देशों को इसमें शांति बरतनी चाहिए, अब चीन उसका पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि केंद्र ने चीनी निर्यात पर सब्सिडी 2000 रुपये प्रति टन घटा दी है। सबसे पहले आपको सब्सिडी के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में राज सहायता कहते हैं। सब्सिडी को हिंदी में राज सहायता कहा जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता या छूट जो होती है उसे आमतौर पर आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों में जो लाभ पहुंचाने के लिए या बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है सरकार द्वारा, उसे सब्सिडी कहते हैं। तो सरकार ने गुरुवार को चीनी निर्यात पर सब्सिडी 6000 रुपये प्रति टन से घटाकर 4000 रुपये प्रति टन कर दिया है। वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए यह कटौती तत्काल प्रभाव से की गई है। चीनी मिलों की तरलता यानी नकदी की स्थिति में सुधार तथा गन्ना किसानों को बकाया भुगतान में मदद के इरादे से सरकार ने चीनी मार्केटिंग वर्ष 2020-21 यानी कि अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान चीनी निर्यात पर 6000 रुपये प्रति टन सब्सिडी निर्धारित की थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फंसे कर्ज के नए बोझ से बैंकिंग सेक्टर को डर, यानी कि बैंकिंग सेक्टर डर गया है। तो अब जो कर्ज है वो बैंकिंग सेक्टर में उसे जो फंस जाता है या नहीं रिकवरी हो पाती है उसे NPA बोलते हैं। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। अब NPA होता क्या है? जब कोई कर्जदार अपने बैंक से लोन लेता है या फिर कोई व्यक्ति जब लोन लेता है और उसे चुकाने में असमर्थ होता है तो वो राशि जो है वो बैंक NPA में चली जाती है कि वो उनके पास रिकवरी के तौर पर वापस नहीं आती है, तो वो NPA हो जाता है। और अगर हम इस समय बात करें NPA की, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनका कुल NPA 10,09,286 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल NPA 8,64,433 करोड़ रुपए है, जो सितंबर 2021 तक 13.5 तक पहुंच जाएगा। अभी तक ये 7.5 है, यानी कि कोरोना काल में लोग EMI चुकाने में असमर्थ रहेंगे, कुछ लोग नहीं चुकाएंगे या जो भी कारण है। तो जो अभी NPA अगर हम बैंकिंग सेक्टर का 7.5% है वो 13.5% हो जाएगा, लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो कोरोना की दूसरी लहर बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से प्रभावित करेगी, इसको लेकर बैंकिंग सेक्टर में असमंजस है। बैंकों का अनुमान है कि इस लहर से फंसे कर्ज की स्थिति बहुत ही बेकाबू हो सकती है। बैंकों ने अपनी इस आशंका से RBI को भी अवगत करा दिया है। RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास के साथ बैंकों के प्रमुखों की बैठक में NPA की समस्या के और विकराल होने को लेकर विस्तार से बात हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के आधार पर केंद्रीय बैंकों की तरफ से इकोनॉमी की स्थिति सुधारने को लेकर अगले कुछ दिनों के भीतर किया जाएगा।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एडिटोरियल पेज, और पहला आर्टिकल है कि बहानेबाजी के बजाय काम करने का समय। और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ ए सूर्य प्रकाश द्वारा। देखिए, आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से कोरोना महामारी फैली, राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे, केंद्र सरकार तैयार नहीं थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है, कई अस्पताल, निजी अस्पताल मनमाना पैसा ले रहे हैं, केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है, प्रधानमंत्री को कोसा जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को कोसा जा रहा है, सिस्टम को कोसा जा रहा है, तो ये, और राजनीतिक दल एक दूसरे को कोस रहे हैं। तो ये सब बातें बहानेबाजी है, और इस समय एकजुट होकर किस तरीके से देश को कोरोना महामारी से लड़ने की ज़रूरत है, इस पर फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि महामारी से निपटना सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी इसमें थोड़ी अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी, सुरक्षित रहना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग अब, या फिर आप कह सकते हैं राजनीतिक दल, या फिर और भी कई देश, दूसरे देश जो अब केंद्र सरकार को, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हें दोषी मानते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि संविधान के जो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग बताए गए हैं। तो उसमें ये कहीं नहीं बताया गया है कि जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो केंद्र की ही जिम्मेदारी है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है राज्य की, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं विफलता राज्य की भी हो, चाहे वो भाजपा शासित हो या फिर गैर भाजपा शासित हो। पिछले दिनों दिल्ली समेत कई राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु ने देश की चेतना को झकझोर दिया। इसी दौरान कई राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में प्रशासन की आपराधिक लापरवाही और घोर अक्षमता की खबरें आईं। यह अक्षमता भी कोरोना मरीजों की मौत का कारण बनी। कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 कोरोना पीड़ितों की मृत्यु हो गई। गोवा के मेडिकल कॉलेज में 80 संक्रमितों की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हो गई, लेकिन प्रशासन इसे नहीं मान रहा था, क्योंकि प्रशासन कैसे मान लेगा। लेकिन ये भी था कि उस अस्पताल की व्यवस्था अभी भी पुरानी थी, वहाँ पर बेड कम थे, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम थी, उनका भंडारण सिस्टम कम था, और ये सब बातें भले बाद में प्रशासन ने इसे स्वीकार किया, लेकिन 80 लोगों की जो जानें गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ी आप बात इसमें मान सकते हैं कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर हम नॉर्थ इंडिया में आ जाएं तो पंजाब, हरियाणा समेत दक्षिण के राज्यों में भी पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति में राज्य सरकारों और अस्पताल प्रबंधन की विफलता, खूब खबरें, उससे संबंधित खबरें आती रही हैं। कोरोना पीड़ितों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस तरह की दुखद घटनाएं दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में घटी। और ऐसे राज्यों की संख्या 14 है। 14 क्या, लगभग मान के चलिए ये 20 से 22 राज्यों की ये स्थिति है जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और आप कह सकते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 10,000 जनसंख्या पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बेड ही थे। ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये कोई निजी आंकड़ा नहीं है, ना किसी न्यूज़पेपर का आंकड़ा है, ना किसी प्राइवेट टीवी चैनल का आंकड़ा है। ये गवर्नमेंट की न्यूज़ है, गवर्नमेंट आंकड़ा है कि कई राज्य ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर 10,000 व्यक्तियों पर 2 बेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए पिछले 1 महीने से कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। वास्तव में वे अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ही उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक प्रक्रिया है। जब कोई बीमारी या फिर कोई आपदा आती है तो किसी ना किसी को, अगर देखिए इंडिया टीम भी अगर मैच हारती है तो उसकी आलोचना होती है, और वहीं अगर वो विश्व कप जीतती है तो उसकी वाहवाही होती है। तो ये भी एक सिस्टम का आप कह सकते हैं हिस्सा है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार को बहुत पहले ही इस आपदा के खिलाफ एकजुट
या जुट जाना चाहिए था। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ठीक कहा है कि कोरोना की पहली लहर के बाद सभी सरकारें, प्रशासन और लोग एक तरह से लापरवाह हो गए थे। सभी ने सतर्कता बरतनी छोड़ दी थी। इसी वजह से हम मुश्किल घड़ी में पहुंच गए हैं। अब यह समय एक दूसरे पर दोष मढ़ने का नहीं, कोरोना को दूर भगाने के लिए हमें हर हाल में सकारात्मक रहना होगा। मोहन भागवत ने दूसरे विश्व युद्ध की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छे पैराग्राफ है, कि जब लग रहा था कि इंग्लैंड युद्ध हार जाएगा, तब भी वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के टेबल पर एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था कि इस दफ्तर में निराशावाद के लिए कोई जगह नहीं है। हमें हारने की संभावनाओं में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोरोना को हराने के लिए भारत को भी ऐसी ही साहस और संकल्प की दरकार है। देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। देश में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो कोरोना से किसी न किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ हो। ऐसे में हमें इस कठिन समय से पार पाने के लिए एक महामानव की तरह साहस, संकल्प, सकारात्मकता का प्रदर्शन करना होगा, एकजुट प्रदर्शन करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ममता की निर्मम निरंकुश राजनीति। देखिए, आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब बंगाल के रिजल्ट आए, चुनाव के रिजल्ट आए, तो उसके बाद किस तरीके से एक तरफा प्रशासन किया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उन्हें अपंग बनाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। लगभग 3 दर्जन लोगों को, यानी कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इसमें मारा जा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि केंद्र सरकार जो भाजपा के विधायक हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए टीमें भेज रही है और कुछ लोग पलायन करके असम तक चले गए हैं। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई है। जब ममता बनर्जी ने तो इसे एक सिरे से मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब केंद्रीय टीम गई और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वहां पर पहुंचा, उसके बाद जब वहां के गवर्नर धनखड़ जी ने इस पर संज्ञान लिया, तब ममता बनर्जी ने इस पर इसकी तरफ ध्यान दिया। वहां पर अब पुलिस प्रशासन को भेजा गया है। अभी तक पुलिस प्रशासन भी इस पर दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। हालांकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे हम डिस्कस कर सकें। ये आर्टिकल लिखा था जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रसाल सिंह द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि टीकाकरण की धीमी रफ्तार। टीकाकरण की सुस्त होती रफ्तार पर हैरानी नहीं है। इसके आसार पहले से ही नजर आ रहे थे। जितनी संख्या में प्रतिदिन टीके लगाने चाहिए थे, उतनी संख्या में टीके नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त संख्या में टीके ही उपलब्ध नहीं हैं। यदि दिसंबर और जनवरी में ही अग्रिम राशि देकर बड़ी संख्या में टीके के ऑर्डर दिए गए होते तो स्थिति इससे अच्छी होती और शायद और लोगों को टीकाकरण किया जा चुका होता, लोगों की इम्यूनिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता। इतनी जल्दी और इतने भयानक रूप में कोरोना आ जाएगा ये किसी ने अंदेशा नहीं किया था। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मार्च में आप ऐसे समझिए कि मार्च का जो पहला वीक है उसमें अगर आप डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने ये बोला था कि कोरोना भारत से जाने वाला है। वो भारत में अब स्थिति कोरोना को लेकर काफ़ी अच्छी है, कोरोना से भारत जीत चुका है। ये सब स्टेटमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय के आ रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री के आ रहे थे। जबकि लगभग 20 से 25 दिन बाद ही, होली के बाद आप कह सकते हैं कि स्थिति क्या है, शायद स्वास्थ्य मंत्रालय उसको नहीं भाप पाया या टीकाकरण को लेकर जो सुस्ती दिखाई गई है ये स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। एक जो टीका महाअभियान चलाया जा रहा था, विश्व का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा था, उसमें पूरी विफलता स्वास्थ्य मंत्रालय की है। उसको आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, लेकिन अभी भी इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अगले साल अक्टूबर में होगा फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप, जो कि 11 से 30 अक्टूबर के दौरान 2020 में होना था, लेकिन उसे कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। फिर उसे 2021 में किया गया था, लेकिन फीफा ने पिछले साल नवंबर में भारत को इसकी मेजबानी दे दी थी और 2022 की मेजबानी के अधिकार सौंप दिए गए हैं। फीफा की गवर्निंग इकाई ने कहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 में यानी कि 11 से
30 अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टा रिका 2022 और फीफा अरब कप 2021 के लिए 14 टीमों के बीच खेला जाने वाला प्ले ऑफ 19 से 25 जून के बीच खेला जाएगा। तो ये आज का 21 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।